बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सोबिया मीम। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले का। आज हमारा लेक्चर नंबर है 15, जो कि चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। बेटा हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। कुछ लेक्चर्स इस चैप्टर के हो चुके हैं। आज हमने पढ़ना है इसका लेक्चर नंबर 15, जो कि रिलेट कर रहा है ग्राफिकल एनालिसिस को। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये देखिए बेटा कि ग्राफ है क्या। बेसिकली ग्राफ हमेशा 2 वेरिएबल्स के अक्रॉस ड्रॉ किया जाता है, और 2 वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, वो कहलाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी ग्राफ से पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि व्हाट इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं ये हम देखते हैं अभी। और फिर डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं, और ग्राफ हमेशा 2 वेरिएबल्स के अक्रॉस जो है वो हम ड्रॉ करते हैं। किसी भी 2 वेरिएबल्स से रिलेटेड किस तरह राइज हुए हैं वो वेरिएबल्स की क्वांटिटीज़, या उन वेरिएबल्स की क्वांटिटीज़ किस तरह फॉल हुई हैं, उसको एक पिक्चर्स के ज़रिए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इस पिक्चर को क्या बोल दिया जाता है, ग्राफ। तो यूँ समझ लीजिए कि ग्राफ क्या है, इट इज़ द पिक्टोरियल वे टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस क्वान्टिटीज़। और जो वो 2 वेरियस क्वान्टिटीज़ हैं उनको यूजुअली हम जो है वो लेबल कर देते हैं कि इसमें से एक क्वांटिटी जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और दूसरी कौन सी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी। अच्छा, अब ये देखिए बेटा कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि वो एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज़ हैं या उसकी जो विशेस हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्या होती हैं, चेंज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सिंपल एग्ज़ाम्पल देते हैं कि घर में पेरेंट्स हैं एंड चिल्ड्रन हैं। पेरेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो ख़ुद कमाते हैं, अपनी जितनी विशेस होती हैं या जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो ज़रूरियात होती हैं ज़िंदगी की, वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो फुलफ़िल कर रहे होते हैं। लेकिन जो चिल्ड्रन हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो पेरेंट्स की जो विशेस के मुताबिक जो है वो अपने आप को जो है वो चेंज करते हैं। उनकी अपनी विशेस को कंट्रोल उनको करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में कोई भी मनी नहीं होती। तो इस वजह से उन्होंने जो चीज़ परचेज़ करनी है तो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, और उसके बाद जो है वो अपनी विशेस को उनके मुताबिक जो है वो सेट करते हैं। तो इस तरह हम अगर इसको सिंपली रिलेट करते हैं कि पेरेंट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट है, और चिल्ड्रन किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसी तरह हम 2 वेरिएबल्स जो ले रहे होते हैं ना, उसमें एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा कौन सा होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं उसकी वैल्यूज़ वो अपने मुताबिक चेंज करते हैं, ठीक है। उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो अपने मुताबिक चेंज होती हैं। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल इसकी देती हूँ कि मेरे पास है एक स्प्रिंग, मैंने इसको एक फिल्म स्पोर्ट के साथ जो है वो बांध दिया हुआ है, और इस स्प्रिंग के साथ मैंने अभी जो है एक मैस लटका दिया है, और वो मैस कितना है, 1 kg का। तो इसकी जो लेंथ थी स्प्रिंग की वो है जी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर मैंने नेक्स्ट जो है रीडिंग के लिए मैंने इसमें वेट कर दिया और बढ़ा दिया, मैंने 2 kg कर दिया, तो ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ मूव करेगा और इसकी जो स्प्रिंग की लेंथ है उसमें इंक्रीज़ आ जाएगा। तो अब क्या होगा, इसकी लेंथ मैंने अज्यूम कर रही हूँ कि वो मेरे पास कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। अब मैं इसमें मैस और इंक्रीज़ कर दूँ, 2 की बजाय कितना कर दूँ, 3 kg कर दूँ, तो इसकी स्प्रिंग की लेंथ में और क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा और बढ़ जाएगी। अब मैंने कहा कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर हो गई। अब देखिए कि क्या मैस के बढ़ाने से इस स्प्रिंग की लेंथ में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अब जो मैस है वो हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर रहे हैं, 1 kg कर रहे हैं, 2 kg कर रहे हैं। तो अब ये क्या होगा, हमारे पास जो लोड इसमें हम ऐड कर रहे हैं, जो वेट ऐड कर रहे हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। और ये जो एक्सटेंशन हो रही है स्प्रिंग के अंदर वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो इस मैस के ऊपर डिपेंड करती है। इस वजह से हम बोलते हैं कि ये जो हमारे पास मैस हुई
वो अगर इसको हम वेट में चेंज करेंगे तो वो हमारे पास वेट या लोड कहलाएगा इंडिपेंडेंट, और ये जो एक्सटेंशन हो रही है स्प्रिंग के अंदर ये क्या कहलाएगी, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। तो यहाँ से हमने मैस बताया, तो वेट जो है वो mg के इक्वल होता है। मैस अगर 1 kg है, g की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 ms-2 होती है, तो ये कितने न्यूटन आ जाएगा, 10 न्यूटन आ जाएगा। तो इन दैट केस 10 न्यूटन हमारे पास वेट था, तो कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर है। और अगर मैंने मैस 2 kg कर दिया है तो वेट कितना होगा, 2 × 10 तो कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन हो गया। और अगर मैंने मैस को 3 kg कर दिया था तो वेट कितना होगा हमारे पास, 3 × 10 कर दीजिए तो 30 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, इस केस में हमारे पास 20 न्यूटन हो गया, इस केस में कितना हो गया, 30 न्यूटन हो गया। तो जब 20 न्यूटन वेट था तो हमारे पास कितना हो गया, इसकी एक्सटेंशन 7 सेंटीमीटर, और अगर वेट हमारे पास 30 न्यूटन हो गया तो एक्सटेंशन कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ये वेट हमारी मर्ज़ी से चेंज हो रहा है, हम इसको अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक्सटेंशन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वेट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये कहलाएगी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, या हम इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। और जो एक्सटेंशन है, जो x है, ये क्या है, इंक्रीज इन लेंथ, इसको हम एक्सटेंशन भी बोलते हैं। और जो एक्सटेंशन होगी वो कहलाएगी डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हुए, जिसकी वैल्यूज़ उसके अपने मुताबिक चेंज होती हैं, वो क्या कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। और जो डिपेंडेंट होंगी वो डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ वो हैं जिसकी वैल्यूज़ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के लिहाज से क्या हो रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ या डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और जो ग्राफ होता है हमेशा बेटा 2 वेरिएबल्स के क्रॉस होगा, एक क्या है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और दूसरी कौन सी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको हम लेते हैं x एक्सिस पे, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको हम कहाँ पे लेते हैं, y एक्सिस पे। तो इन दो वेरिएबल्स के अक्रॉस अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, हम 2 लाइंस लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके बेटा, तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं हमेशा 2 एक्सिस ड्रॉ किए जाते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों लाइंस जहाँ पे एक दूसरे को मीट करती हैं, इस जगह को हम नाम दे देते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन को हम यूजुअली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ के साथ। और अलोंग एक्स एक्सिस हम लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड अलोंग वाई एक्सिस हम लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। जो 2 वेरिएबल्स होंगे उसमें से हम चूज़ कर लेते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इट इज़ ऑलवेज केप्ट अलोंग दी एक्स एक्सिस, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इट इज़ ऑलवेज केप्ट अलोंग दी वाई एक्सिस। ये हमारा जो है सबसे पहला जो स्टेप होता है किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, कि कौन सा वेरिएबल हमने लेना है अलोंग एक्स एक्सिस और कौन सा वेरिएबल लेना है अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर। अच्छा, अब हम बात करें बेटा, आपकी बुक पे साइड पे थोड़ा सा बताया हुआ है कि किस तरह जो है ग्राफ को हम पिक्चर के मुताबिक जो है वो ड्रॉ करते हैं। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किए हैं। ये है बेटा एक्सपोर्ट राइस 2001 से लेकर 2005 तक पाकिस्तान में एक्सपोर्ट राइस के लिए एक ग्राफ आप लोगों की बुक में दिया हुआ है। आप इसको गौर से देखिए कि अलोंग एक्स एक्सिस हमने ले लिए हैं ईयर्स 2001 से लेके 2005 तक। जो टाइम ड्यूरेशन है उसको कंसिडर किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको कहाँ पे लिया, अलोंग एक्स एक्सिस। ये हमने ईयर्स ले लिए हैं टू अलोंग एक्स एक्सिस, एंड एक्सपोर्ट इन मिलियंस जो है वो हमने लिया है अलोंग वाई एक्सिस। ये ग्राफ क्या शो करता है बेटा कि 2001 जब था तो पाकिस्तान की जो एक राइस की एक्सपोर्ट थी वो कितनी थी, 200 मिलियन रुपीज़। ठीक है, उसके बाद जब 2002 हो गया तो ये 300 से अबव है। ये पॉइंट देखिए, 2002 में ये 300 मिलियन से अबव होगी एक्सपोर्ट जो है वो राइस की। जब 2003 हुआ तो इसमें हमारी और इंक्रीज़ होगी और वो 400 को अप्रोच कर रही है। 400 मिलियन जो है वो हमारे पास है एक्सपोर्ट राइस इन 2003, और 2004 में कम हो गई है, 2005 में और कम हो गई है। तो इस ग्राफ को देख के क्या लगता है कि इन 5 सालों में कब एक्सपोर्ट जो है वो राइस जो थी वो मिलियन रुपीस में सबसे ज़्यादा है, वो कब है, 2003 में। तो ये एक पिक्चर हमें दिखाई गई है जिस पिक्चर को देख के हम फ़ौरन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस साल में जो राइस की एक्सपोर्ट थी वो क्या थी, ज़्यादा थी, और किस ईयर में एक्सपोर्ट जो थी वो क्या थी, कम थी।
एक और ग्राफ दिया हुआ बेटा, ये है ग्राफ एक क्रिकेट टीम ने जो है वो रन्स कितने स्कोर किए हैं, ठीक है, 50 ओवर्स में कितने रन स्कोर किए हैं। ये भी आपको अक्सर जो है जब क्रिकेट मैच होता है तो एक पिक्चर आप लोगों को दिखाई जाती है, उस पिक्चर को देख के फ़ौरन से आप देख सकते हो कि कितने ओवर्स में कितनी विकेट्स गिर गई हुई हैं और कितने स्कोर्स जो हैं वो ऑब्टेन हो गए हैं या अटेन हो गए हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने ओवर्स लिए हैं, 50 ओवर्स का मैच है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हमने 50 ओवर्स का मैच लेना है। अब उसमें जो है वो कितना रन स्कोर होगा ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ ओवर्स पे, ठीक है। आप ओवर्स जो हैं वो हमने ले लिए 50 ओवर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस और रन जो हैं वो हमने लिए हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब यहाँ से इस ग्राफ को देख के बताइए बेटा कि हमारे पास जब 10 ओवर्स है तो ऑलमोस्ट जो है वो रन रेट आपके पास देखिए कितने रन स्कोर किए हैं, 100 से भी कम है, ठीक है। 10 ओवर्स में 100 से अभी स्कोर क्या है, कम है। फिर 20 ओवर्स के बीच में उनकी एक विकेट गिर गई, यहाँ पे एक विकेट गिर गई है और 100 से स्कोर थोड़ा ऊपर चला गया। फिर 20 ओवर के बाद जो है ऑलमोस्ट एक और विकेट गिर जाती है। यहाँ से 40 ओवर्स के बीच में इस टीम की कितनी विकेट्स गिर गई हैं, 1 2 3 4 5 विकेट्स फॉल हो गई और ऑलमोस्ट जो है इस टीम ने मैक्सिमम कितना स्कोर जो है वो किया है, दैट इज़ 250 रन्स जो हैं वो स्कोर किए हैं ऑलमोस्ट कितने ओवर्स में, 50 ओवर्स में। तो ये ग्राफ भी शो करता है कि रन कितने स्कोर हुए हैं और नंबर ऑफ़ ओवर्स कितने थे, उसमें एक टीम ने कितने रन स्कोर किए और उसकी कितनी जो है वो विकेट्स फॉल होगी। इस ग्राफ को देख के भी आप फ़ौरन से अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस ओवर में विकेट उनकी फॉल हो गई है और रन्स कितने हैं। तो ये थी एक पिक्चर दिखाई हुई है। अब हम बात करते हैं बेटा कि जो हमारी बुक में ग्राफ्स हैं वो ग्राफ जो है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसी से देख के बताइए यहाँ से कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल्स, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। अब इसमें जो टाइम होता है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो डिस्टेंस है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता तो इसलिए इसको कंसिडर किया जाता है एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें टाइम को लेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस को लेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस और ये मीटर में मेजर किया जा रहा है और टाइम हम ले रहे हैं सेकंड्स में, ठीक है। और 2 परपेंडिकुलर लाइंस जो हमने ड्रॉ कर ली हैं जहाँ एक दूसरे को मीट कर रही हैं वो क्या होगा, ओरिजिन, उसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, ओ के साथ। अब 3 हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्राफ डिस्कस करने हैं। पहला ग्राफ है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अच्छा बच्चों देखिए कि हमारे पास जब भी मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, यानी आपके पास कोई भी गाड़ी जो है वो एक सीधी लाइन में मूव कर रही है तो ये कहलाती है लीनियर मोशन। और इस चैप्टर में हम जितनी इक्वेशंस ऑफ मोशन या जितने ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमने अज्यूम कर लिया है कि बॉडी इज़ मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, तो उसकी मोशन क्या होगी, लीनियर मोशन होगी। तो इस केस में जब लीनियर मोशन होती है बेटा तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल का मतलब क्या होगा कि अगर तो लीनियर मोशन है बेटा आप उसको डिस्टेंस कंसीडर कर लो या डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रीज़न क्या है कि डिस्टेंस भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, क्योंकि मोशन क्या है, लीनियर मोशन है। और अगर लीनियर मोशन होगी तो फिर स्पीड भी वही होती है एंड वेलोसिटी भी वही होती है। हम अपने पिछले लेक्चर्स में स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। अगर तो मोशन लीनियर है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंटरचेंजेबल एंड स्पीड एंड वेलोसिटी आर आल्सो इंटरचेंजेबल।
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तो लीनियर मोशन है, बॉडी की वही स्पीड होगी, वही क्या होगी, वेलोसिटी होगी। आप स्पीड का लफ्ज़ यूज़ कर लीजिए या वेलोसिटी का लफ्ज़ यूज़ कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो स्पीड है वही है उसकी वेलोसिटी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं है और ना ही उसकी वैल्यूज चेंज है। तो इस वजह से हम स्पीड एंड वेलोसिटी को इंटरचेंजेबल कर सकते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को भी क्या किया जा सकता है, इंटरचेंजेबल किया जा सकता है। तो अब आपकी बुक में टाइटल तो ये लिखा हुआ है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लेकिन जो है यहाँ पे डिस्टेंस की बजाय उसने यहाँ जो लफ्ज़ यूज़ कर लिया वो डिस्प्लेसमेंट भी यूज़ किया जा सकता है। रीज़न क्या है कि लीनियर मोशन है और वो क्या है, इंटरचेंजेबल है। तो यहाँ डिस्टेंस एस यूज़ कर लें या डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ ब्रैकेट में मैं डिस्प्लेसमेंट और का लफ्ज़ लिख के डिस्प्लेसमेंट भी लिख रही हूँ, बिकॉज दीज आर इंटरचेंजेबल। ओके, अगर तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो फिर क्या होगा, मैं इसके थोड़े इंटरवल्स ले लेती हूँ, बुक के मुताबिक ही रीडिंग लेते हैं। टाइम हमने जो है वो 15 सेकेंड तक लिया है और डिस्प्लेसमेंट हमने 30 जो है मीटर तक। ये है जी 5 सेकेंड, ये है 10 सेकेंड, ये क्या है 15 सेकेंड तक हम टाइम इंटरवल्स ले रहे हैं। और इस साइड पे हम 10 मीटर, फिर हमने लिया है जी 20 मीटर और फिर क्या ले लिया है 30 मीटर। ये इंटरवल्स हमारे हैं टाइम के, और ये क्या है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो कवर हुआ है 10, 20 एंड 30 मीटर तक। अच्छा, अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, रेस्ट पे है। और रेस्ट पे ऑब्जेक्ट कब होता है, जब वो अपनी जगह चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, रेस्ट पे होता है। फॉर एग्जांपल ये डोर क्या है, हमारे पास ओरिजिन है, स्टूडेंट इस फर्स्ट बेंच पे आके बैठ गया है, 45 मिनट के लिए उसने अपनी जगह चेंज नहीं की, तो वो किस स्टेट में है, रेस्ट पे है। ओरिजिन से उसका डिस्टेंस मैं अज्यूम कर रही हूँ मेरे पास है 20 मीटर, ठीक है। ओरिजिन से उस स्टूडेंट का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर और 45 मिनट के लिए उसने जगह चेंज नहीं की, तो इसका मतलब वो किस स्टेट में है, रेस्ट पे है। ना उसका ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट कम हुआ, ना ही ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ। तो वो ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर के डिस्टेंस पे बैठा हुआ है और 45 मिनट के लिए उसने अपनी जगह चेंज नहीं की, तो वो किस स्टेट में होगा, रेस्ट पे होगा। तो आप जब उसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना, तो आपके पास कैसी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। 5 सेकेंड गुजरे तो वो 20 मीटर के डिस्टेंस पे ही था, 10 सेकेंड गुजरे तब भी 20 मीटर के डिस्टेंस पे था, 15 सेकेंड गुजर गए तब भी वो कहाँ पे था, 20 मीटर के डिस्टेंस पे था। 45 मिनट के लिए उसने अपनी जगह चेंज नहीं की, तो वो किस स्टेट में है, रेस्ट में है। तो आपके पास ग्राफिकल शेप कैसी आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और वो स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल होगी, दैट इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये जो स्ट्रेट लाइन है जो ऑब्टेन हो रही है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये क्या शो करती है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। क्लियर, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ये शो करता है कि ये ग्राफ शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट ने अपना डिस्टेंस चेंज नहीं किया ओरिजिन के लिहाज से, और वो 15 सेकेंड के लिए जो है वो किस स्टेट में है, रेस्ट पे है। ये हमारा था फर्स्ट ग्राफ, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ये बेटा दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने क्लियर कर लीजिए। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंटरचेंजेबल व्हेन मोशन इज लीनियर मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी आर आल्सो इंटरचेंजेबल व्हेन द मोशन इज दी लीनियर मोशन। अब मैं इसको रेस कर रही हूँ और नेक्स्ट ग्राफ जो है वो प्लॉट करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। वही हमारे पास टाइम था सेकंड में, अब हम सेकंड ग्राफ प्लॉट करते हैं व्हेन object is moving with constant speed। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होगा कि इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो बॉडी की स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसमें भी हम जो है वो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं टू वेरिएबल्स के क्रॉस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड टाइम के क्रॉस। टाइम हमने लिया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, टाइम इन सेकेंड। ओरिजिन से इंटरवल्स हम ले रहे हैं जी 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड एंड 20 सेकेंड तक। और ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन मीटर, बिकॉज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंटरचेंजेबल। और यहाँ पे हमने इंटरवल्स ले रहे हैं जी 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर एंड
40 मीटर। ठीक है, अब अगर तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो इसका मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो बॉडी की स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, यहाँ पे ले रही हूँ टाइम इन सेकेंड, और जो स्पीड होती है v इज इक्वल टू डी बाई टी या s बाई टी हम लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इंटरचेंजेबल होंगे तो स्पीड एंड वेलोसिटी भी क्या होगी, इंटरचेंजेबल। जब हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है तो टाइम कितना गुजरा हमारे पास, 5 सेकेंड। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड रीडिंग में मैं कह रही हूँ कि डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर कवर हुआ जब टाइम कितना हो गया, 10 सेकेंड। तो 20 को 10 पे डिवाइड करोगे तो फिर से कितनी आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। थर्ड रीडिंग में मैं कह रही हूँ कि जब मेरे पास डिस्टेंस कवर हुआ है 30 मीटर, टाइम हो गया है जी 15, 30 डिवाइडेड बाई 15 करोगे तो फिर से कितनी आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। अगली रीडिंग में 40 मीटर डिस्टेंस है और टाइम इंटरवल कितना है, 20 सेकेंड। 40 को 20 पे डिवाइड कर दीजिए, 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए कि स्पीड हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसी को हम अगर यहाँ ग्राफ में प्लॉट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे, थर्ड जो है 30 मीटर और 15 सेकेंड, और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 40 मीटर डिस्टेंस और टाइम कितना है, 20 सेकेंड। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाइए तो आपके पास ये शेप आएगी, और ये एक इंक्लाइन लाइन आपको मिल रही है, और ये इंक्लाइन लाइन क्या शो करती है कि इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, यानी 10 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है इन ईच 5 सेकेंड। हर 5 सेकेंड गुजरने के बाद वो गाड़ी जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 10 मीटर। और मोशन इस केस में भी क्या है, लीनियर मोशन है। अब यहाँ से हम इसका स्लोप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इस लाइन को नाम दे रहे हैं बेटा ए बी लाइन, ये पॉइंट हम ले रहे हैं ए पॉइंट। मैं ब्लू पेन से इसको शो करती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये मैं शो कर रही हूँ ए पॉइंट, और इस साइड पे जो है वो 30 मीटर वाला हम ले रहे हैं जी बी पॉइंट। ये ए बी लाइन में हम जो है यहाँ पे इसकी स्पीड फाइंड आउट करेंगे, और ये यूनिफॉर्म स्पीड है, इसकी कांस्टेंट स्पीड है, एक जैसी स्पीड है, चेंज नहीं हो रही। अब इस लाइन का स्लोप जो है वो कैलकुलेट करेंगे बेटा। स्लोप हमेशा एक लाइन का कैलकुलेट होगा, और ये आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ओरिजिन से ए तक भी ले सकते हो या ए से बी तक भी आप इसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे कहीं भी आप इसका स्लोप कैलकुलेट करोगे तो इसकी स्पीड क्या आएगी, यूनिफॉर्म आएगी। अब ये मैंने 2 पॉइंट ले लिए हैं, ए पॉइंट यहाँ पे है, यानी अलॉन्ग वाई एक्सिस ए पॉइंट पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 10 मीटर, और टाइम आपके पास कितना था, 5 सेकेंड। और अगर इसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस x1 नाम दे दूं, और इस पॉइंट को अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये 15 सेकेंड है, x2 का नाम दे दूं, ये बेस है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो इसी का आप ये वाला पॉइंट जो है x1, और इसको क्या नाम दे दीजिए, x2। और अलॉन्ग y एक्सिस इस लाइन को देखिए बेटा, ये पॉइंट जो 10 मीटर पे है, यहाँ भी उसने आपकी बुक में नाम दे दिया, और यानी ये वाला जो पॉइंट है इसको E, और इस पॉइंट को उसने F का नाम दिया। ठीक है, जो यहाँ पे है आपके पास, इस पॉइंट को उसने D का नाम दिया। तो अब गौर से देखिए, जो BD है आपके पास पॉइंट्स अलॉन्ग y एक्सिस जो है उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, E एंड F के साथ। जो B पॉइंट है यहाँ 30 मीटर पे है तो इसको नाम भी क्या दिया उसने, F का। जो D पॉइंट है वो अलॉन्ग जो है y एक्सिस कहाँ पे है जी, 10 मीटर पे है। तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, इक्वल। तो इसी को मैं नाम दे रही हूँ बेटा यहाँ पे y1, और इस पॉइंट को नाम क्या दे रही हूँ, y2। x1 कहाँ पे है, 5 सेकेंड पे। x2 कहाँ पे है जी, 15 सेकेंड पे। यहाँ पे अलॉन्ग y एक्सिस देखिए y1 जो नाम दिया है, यहाँ पे देखिए कौन सी रीडिंग है, 10 मीटर। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 10 मीटर, और y2 देखिए कहाँ पे है जी, 30 मीटर पे।
अब मैं आपको स्लोप लाइन का किस तरह कैलकुलेट करते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपके बहुत काम आएगा। अच्छी तरह इसको सीख लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमने प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म करने होते हैं। प्रैक्टिकल्स में जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो ग्राफ की मदद से हमने स्लोप ऑफ लाइन भी कैलकुलेट करना होता है। तो अब हम स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, और स्लोप क्या होता है, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और इस केस में बेटा स्लोप ऑफ लाइन शो करता है स्पीड को, ये स्लोप किस चीज़ को शो कर रहा है, स्पीड को, और वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर है जी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हमने यहाँ पे अलॉन्ग वाई एक्सिस शो किया है y2 माइनस y1, एंड x एक्सिस को हमने यहाँ पे x2 माइनस x1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जनरल फॉर्मूला है, किसी भी जो है वो यहाँ मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट स्टेप में स्लोप ही लिखती हूँ, अगले स्टेप में मैं इसको चेंज करूँगी। ये जनरल फॉर्मूला, किसी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके पास आ रहा है जो कि इंक्लाइन लाइन होगी, उसका स्लोप कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला यही है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब यहाँ पे बेटा जो स्लोप ऑफ लाइन है ना, वो शो करता है किस चीज़ को, स्पीड को। जो y2 है बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट है, और वो कितना है 30 मीटर, और जो y1 है वो कितना है जी 10 मीटर, x2 जो है वो कितना है 15 सेकेंड, और x1 जो है वो कितना है 5 सेकेंड। दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए, 30 में से 10 माइनस कीजिए तो कितना आएगा 20 मीटर, 15 में से 5 माइनस कीजिए तो कितना आएगा 10 सेकेंड। दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। हम इस स्लोप की मदद से किसी भी पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की स्पीड या फिर वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर तो ये शेप है, स्ट्रेट लाइन आपके पास आ रही है, जो कि हमारे पास यूजुअली इसको इंक्लाइन लाइन भी बोला जाता है। ये इंक्लाइन लाइन क्या शो कर रही है बेटा, कि हमारे पास लीनियर मोशन है, लीनियर ग्राफ आपके पास ऑब्टेन हो रहा है। इन दैट केस किसी भी जगह पे जब आप स्पीड या वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो वो हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी इसकी वैल्यू, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें कहीं भी स्लोप की मदद से हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्लोप कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये था जी व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ये ग्राफ क्या शो करता है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। और ये ग्राफ क्या शो करता था, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। और ये क्या शो करता है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अब हम इसका थर्ड ग्राफ जो है वो डिस्कस करते हैं। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी तो फिर इसका ऑपोजिट क्या होगा कि स्पीड क्या है, वेरिएबल है, और उस वेरिएबल स्पीड के लिए ग्राफ की शेप क्या होगी वो हम अभी चेक करते हैं। ये मैं रेस कर रही हूँ इसका ये डाटा, और थर्ड ग्राफ हम इसका डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। थर्ड ग्राफ बेटा, when object is moving with variable speed। ओके, वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंसेस in equal intervals of time। अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर होंगे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो फिर हम क्या कहते हैं कि बॉडी की स्पीड क्या है, वेरिएबल है।
कांस्टेंट स्पीड क्या था, इफ इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन स्पीड विल बी कांस्टेंट, एंड वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द स्पीड ऑफ द बॉडी विल बी वेरिएबल स्पीड। तो अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है वेरिएबल स्पीड के लिए। तो वेरिएबल स्पीड के लिए बेटा मैं इस साइड पे ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, ये हमारा थर्ड ग्राफ होगा, और इसके लिए भी स्लोप जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। ये मैं बस जो है शॉर्ट लिख रही हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट था, ये क्या है, एट रेस्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या था हमारे पास सेकेंड ग्राफ, ये टाइम भी मैं सेट ताकि स्पेस जो है वो हमारे पास मिल जाए, ये टाइम सेकेंड में मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा फर्स्ट ग्राफ है, ये हमारा सेकेंड ग्राफ है, ये है जी ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अब हम थर्ड ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं जी, ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। ओके, वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या होगा कि अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वो मैं बुक वाली ही डायग्राम ड्रॉ करती हूँ ताकि आप लोगों को बुक से भी चूँकि देखना होता है तो आपको ईजी हो जाए कि किस इंटरवल में कितना जो है वो डिस्टेंस कवर हुआ है। अच्छा बेटा, इसमें भी हमने लिया है अलॉन्ग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस इन मीटर, एंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम ले रहे हैं जी टाइम इन सेकेंड। ऑरिजिन इस साइड पे हमने डिस्टेंसेस के जो इंटरवल लिए हैं वो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर एंड 40 मीटर। इस साइड पे जो हम टाइम ले रहे हैं जी वो है 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड एंड 20 सेकेंड। और अगर तो हमारे पास अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर होते हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो फिर हमारे पास जो है कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आती, कहीं ना कहीं जो है वो कर्व्स आ रही होती हैं। हमारे पास ग्राफ में कहीं कर्व्स आ रही होती हैं, कहीं डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा होता है, कहीं डिस्टेंस क्या हो रहता है, कम हो रहा होता है। अगर इस किस्म की आपके पास कोई भी जो है वो शेप आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि ये वेरिएबल स्पीड है, वेरिएबल स्पीड है। अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो फिर बॉडी की जो स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। ये ग्राफिकल शेप शो करती है कि वेरिएबल स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो इन दैट केस आपने जब स्लोप कैलकुलेट करना है तो फिर यहाँ से आप कहीं से टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये जो कर्व लाइन है आपके पास आ रही है यहाँ से, यहाँ से आप टेंजेंट शो कीजिए। इस लाइन में ब्लू कलर से शो करती हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो है वो इजी हो जाए। ब्लू कलर मार्कर से वो लाइन में शो कर रही हूँ। ओके, यहाँ से मैं टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ और जो एक्स एक्सिस पे जाके किस लाइन को मीट कर रहा है, 5 सेकेंड को। यानी इस पॉइंट, ये पॉइंट है पी, इस पॉइंट पे मैं स्पीड जो है वो फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। तो मैंने इस पॉइंट पे जो स्पीड कैलकुलेट करनी है तो आपने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। टेंजेंट क्या होता है कि वो जो कर्व लाइन है ना बेटा, उसको जो है टच करती हुई एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या कहलाता है, टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से हमने ड्रॉ की है और जो जाके टाइम एक्सिस को किस पॉइंट पे मीट कर रही है, 5 के ऊपर। और यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो जाके किस पॉइंट को मीट कर रहा है, 15 सेकेंड को। नाम हम इसके रख रहे हैं जी Q और इसका नाम है S। और ये पॉइंट क्या है, P। और यहाँ से हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो कितना है जी, 30 मीटर। थोड़ी लाइन जो है यहाँ से और ये 30 मीटर। अब हमने इस लाइन का जब स्लोप कैलकुलेट करना है ना बेटा, तो ये आपके पास स्लोप क्या होगा, यहाँ से देखिए ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, 30 मीटर और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0।
डिवाइडेड बाय यहाँ पे टाइम कितना है 15 सेकेंड और इस पॉइंट पे टाइम कितना है 5 सेकेंड, यानी ये होगा हमारे आपके पास y2 और ये क्या होगा y1, ये होगा x2 और ये क्या होगा x1 होगा। तो इन दैट केस 30 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 10, तो 3 मीटर पर सेकेंड जो है P पॉइंट पे स्लोप जो है वो स्पीड को शो करेगा। इस पॉइंट पे आपकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 3 मीटर पर सेकेंड, यानी P पॉइंट पे जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 3 मीटर पर सेकेंड। आप पॉइंट चेंज करोगे तो यहाँ स्पीड क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। मैंने पॉइंट यहाँ पे लगाया तो स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। हर जगह पे स्पीड की वैल्यू क्या होती जाएगी डिफरेंट होती जाएगी और ये क्या शो करेगा कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या है वेरिएबल है। यानी स्लोप इसमें जब आप कैलकुलेट करोगे तो स्लोप जो है वो आपके पास हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू जो आएगी वो डिफरेंट आएगी। स्लोप क्या था जनरल फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब अगर किसी बच्चे को फिर से नहीं पता चला देख लीजिए बेटा, ये वाला पॉइंट जो आपके पास है ये है y2 और ये 30 मीटर पे है और इस पॉइंट पे अलॉन्ग y एक्सिस देखिए ये है जी, यानी s पॉइंट पे अलॉन्ग y एक्सिस आपने जब देखना है तो ये y1 होगा वो 0 मीटर डिस्टेंस है और ये पॉइंट अलॉन्ग x एक्सिस x2 होगा और ये पॉइंट का होगा x1 होगा 5 और x2 कितना होगा 15। तो सेम जो है अगर आप स्लोप कैलकुलेट करोगे तो y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है 30, y1 की वैल्यू कितनी है 0, x2 की वैल्यू यहाँ देखिए 15 एंड x1 की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ पे आपके पास स्लोप स्पीड को शो करता है तो ये आएगी आपके पास 30 डिवाइडेड बाय 10, तो 3 मीटर पर सेकेंड। इस तरह आप किसी भी जगह पे क्या कर सकते हो स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो और स्लोप की वजह से हमें कौन सा वेरिएबल मिलता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड मिलता है। अगर आपसे कोई एमसीक्यू पूछता है कि स्लोप ऑफ लाइन इन केस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ लाइन से हम कौन सा वेरिएबल कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम स्पीड या फिर वेलोसिटी दोनों चीज़ों की बात होगी। इसकी रीज़न क्या है कि चूंकि लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन में वही स्पीड होती है वही क्या होती है वेलोसिटी होती है। तो आप स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसकी वेलोसिटी भी क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो। ये बेटा 3 ग्राफ हमने आज डिस्कस किए हैं और ये ग्राफ कौन से हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। 2 वेरिएबल हैं डिस्टेंस और दूसरा वेरिएबल कौन सा है टाइम इज़ टेकन अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज़ टेकन अलॉन्ग दी वाई एक्सिस। और उसके बाद हमने कहा कि मोशन इज़ द लीनियर मोशन, व्हेन द मोशन इज़ द लीनियर मोशन देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंटरचेंजेबल एंड स्पीड एंड वेलोसिटी इज़ ऑल्सो इंटरचेंजेबल। और उसके बाद हमने डिस्कस की हैं 3 ग्राफ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो ग्राफिकल शेप ये आएगी, एक सीधी लाइन मिलेगी जो कि टाइम एक्सिस की क्या होगी पैरेलल होगी। और अगर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड तो आपके पास ये लीनियर ग्राफ आता है, इसमें ये एक इंक्लाइन लाइन होती है जो मिलती है। इस लाइन से हम शो करते हैं कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, इट मीन्स इक्वल डिस्टेंसेज आर कवर इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। उसके बाद थर्ड ग्राफ हमने डिस्कस किया व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। इन दैट केस हमने ये ग्राफ शो किया है, इसमें अनइक्वल आपके पास डिस्टेंसेस कवर होते हैं, कहीं ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है कहीं नीचे की तरफ आ रहा है। तो इन दैट केस जिस पॉइंट पे आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है और टेंजेंट जाके अलोंग बेस जो है अप्रोच करेगा और वहाँ से आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेनी है इस तरह। और इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप जो है वो स्लोप कैलकुलेट कर लीजिए और स्लोप क्या होगा जनरल फॉर्मूला स्लोप का y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये पॉइंट आपका होगा y2 और ये पॉइंट क्या होगा y1। इसी तरह अलोंग बेस जो है ये पॉइंट x1 है और ये क्या है x2। जो y2 एंड y1 है वो शो करता है इस साइड पे डिस्प्लेसमेंट को और जो x2 एंड x1 जो है इनका डिफरेंस शो करेगा टाइम को। ठीक है, तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, या आप इसको ये भी लिख सकते हो बेटा कि स्लोप इज इक्वल टू y2 की जगह आप d2 लिख लो, y1 की जगह आप d1 लिख लीजिए
x2 की जगह आप t2 लिख लो एंड x1 की जगह आप t1 लिख लो। उसकी रीज़न क्या है कि अलॉन्ग y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट है एंड अलॉन्ग x एक्सिस क्या है, आपके पास टाइम है। तो आपकी मर्ज़ी है आप इस तरह लिख लीजिए, आपकी मर्ज़ी है आप इसको इससे शो कर दीजिए, या आपकी बुक में जो नाम दिए हुए हैं QS और इस साइड पे नाम दिया हुआ है उसने R एंड S, यानी ये पॉइंट जो है वो R है और ये पॉइंट क्या है S, तो बुक पे उसने RS डिवाइडेड बाय QS लिखा हुआ है। इसकी बजाय अगर आप इस तरह से करोगे तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप इसको कर सकते हो और जनरल फार्मूला भी आपको लर्न हो जाएगा। ये था हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जी बेटा ये आज हमने डिस्कस किए हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको ड्रॉ करके कॉपीज़ के ऊपर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये ग्राफिकल शेप से भी आपको MCQ पूछे जा सकते हैं। ये ग्राफ शेप आपको आ जाए और आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएँ तो उसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सी होगी कि ये ग्राफ शो क्या करता है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर आपको ये ग्राफिकल शेप दे दी जाए और इधर वेरिएबल हो डिस्टेंस और इधर वेरिएबल हो टाइम, बेटा सबसे पहला स्टेप ही ये होता है कि आपको वेरिएबल का पता होना चाहिए कि अलॉन्ग y एक्सिस क्या है डी शो किसको करेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, और लॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ये शेप जो आपके पास आ जाएगी तो ये क्या शो करेगा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। और अगर इस किस्म की शेप आती है तो इट मीन्स का ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इससे रिलेटेड जो बुक पे एग्जांपल्स हैं उसकी भी घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ये एज ए शॉर्ट पूछा जा सकते हैं क्वेश्चंस के 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। डिस्कस दी डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए डिस्कस एंड ड्रॉ दी डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो आपने डिस्कस भी करना है और ड्रॉ भी करना है। डिस्कशन इंतहाई आसान है बेटा कि हम शो कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, डिस्टेंस इज टेकन अलॉन्ग y एक्सिस एंड टाइम इज टेकन अलॉन्ग x एक्सिस, और आपने ये ग्राफ ड्रॉ करके इसका स्लोप कैलकुलेट कर दीजिए। नहीं भी स्लोप कैलकुलेट करते तो तब भी आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। और थर्ड ग्राफ आपके पास इसी से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, डिस्कस एंड ड्रॉ दी डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड की डेफिनेशन लिख दीजिए, साथ आप ये ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, उसको थोड़ा सा डिस्कस करना है और स्लोप नहीं भी कैलकुलेट करना तो तब भी आपको 2 मार्क्स अवॉर्ड हो जाते हैं। ये था हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।